क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या है और वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो से इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ण कहेंगे ध्वनि के लिखित रूप को। ध्वनि का जो रूप हम लिखते हैं उसे ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला क्या है? वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी भाषा आप लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अगर हिंदी आप ठीक तरह से बोलना चाहते और उसका सुलेखन करना चाहते, मतलब शुद्ध लिखना चाहते, तो वर्णमाला की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं वर्ण के बारे में और जानकारी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते 52, लेकिन उच्चारण के आधार पर सिर्फ 45। लेकिन अगर आप लेखन के आधार पर देखेंगे तो 52 वर्ण यहाँ पर होते हैं। वो कैसे? यहाँ स्वर होते हैं 13, व्यंजन रहेंगे 35, संयुक्त वर्ण रहेंगे 4। आइए वर्ण को हम और आसान तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि, और इस ध्वनि को अगर हमें लिखित रूप में प्रकट करना है तो इसमें वर्ण हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से जो हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको प्रकट करने के लिए यह वर्ण हमारी सहायता करते हैं। और इसीलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए या जानने के लिए वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। तो हिंदी भाषा में हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो उसमें जो 52 वर्ण आते हैं उसका विभाजन 2 तरीके से किया जाता है। 2 भेद उसके होते वर्णों के, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे ध्वनि जो क्रिएट होते हैं वो हमारी जुबान से, तो जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसी के कारण से ध्वनि की निर्मित होती है। तो स्वरों में क्या होता है कि स्वर अगर किसी रुकावट के, बिना रुकावट के हमारी सांस बाहर जाती है और ध्वनि की निर्मित होती है, उन्हीं को स्वर कहा जाता है। तो वर्णों के 2 भेद हैं, जिसमें से पहला है स्वर। जैसे कि हमने देखा कि स्वर का उच्चारण करते समय हमारी सांस बिना रोक टोक बाहर निकलती है, इसीलिए इनको स्वर कहा जाता है। यह स्वर कुल 13 है, जैसे कि अ, आ, ई, और इनके मात्रा संकेत भी है। तो मात्रा संकेत क्या है वे भी हम देखेंगे। तो व्यंजन की निर्मित में स्वर हमारे सहायक होते हैं, जैसे कि क में अ मिलाए तो क बन जाता है, क में आ मिलाया जाए तो का बन जाएगा। तो इसीलिए हिंदी भाषा में जब हम लेखन करते हैं तो इसमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान जरूरी होता है, क्योंकि सही तरीके से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो संकेत चिन्ह है वो क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि अ के लिए संकेत चिन्ह है ये वाला, जो हम किसी भी व्यंजन के साथ जोड़कर एक शब्द तैयार कर सकते। जैसे कि मैंने क के साथ जोड़ा तो का शब्द बन गया, ख के साथ जोड़ेंगे तो खा शब्द बन जाएगा। तो इसी प्रकार से बाकी के संकेत चिन्ह भी हम देखेंगे। और लेखन में खास करके ह्रस्व दीर्घ क्या है उसको भी समझ लेना जरूरी है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे मेरे उच्चारण की तरफ आप ध्यान दीजिए, अ, ई, उ, जिनके उच्चारण में कम समय लगा। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनको ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, इसलिए इनको कहेंगे दीर्घ स्वर। लेकिन ये स्वतंत्र ध्वनि है, जैसे कि अ एक स्वतंत्र ध्वनि, आ एक स्वतंत्र ध्वनि है। और इसीलिए स्वरों के ये 2 भेद ह्रस्व और दीर्घ
लेखन करते समय ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लेखन करते हैं तो उस समय अगर हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की सही जानकारी नहीं है तो लेखन में हम हमेशा गलती करेंगे। तो आप समझ लीजिए, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगेगा उसे हम ह्रस्व कहेंगे और जिसे ज्यादा समय लगेगा उसे हम दीर्घ कहेंगे। लेखन करते समय भी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है जिससे हमारी गलतियां कम हो। तो सबसे पहले ई और दीर्घ ई दोनों स्वरों को हम समझ लेते हैं कि इनके प्रयोग से किस प्रकार से शब्द बनते हैं। जैसे कोई भी शब्द मैंने ले लिया, एक हम व्यंजन लेंगे जैसे कि क। अगर इस ई को इस क के साथ हम जोड़ देते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे ये वाली मात्रा लगेगी ह्रस्व वाली की, यह शब्द बनेगा। और अगर हम क के साथ दीर्घ वाली ई जोड़ देते हैं तो इससे ये दूसरी मात्रा लगेगी जो कि दीर्घ है। तो यहां पर ई स्वर ह्रस्व है और यहाँ ई स्वर दीर्घ है। तो ह्रस्व कहेंगे कि जैसे शब्द के उच्चारण में ध्वनि की निर्मिति में जितना समय लगता है तो उस समय के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ ये निश्चित होता है। तो यहाँ पर जो स्वर की उच्चारण में कम समय लगेगा, एक मात्रा लगेगी, इसलिए हो गया ह्रस्व। दो मात्रा इतना समय अगर लगेगा तो वो हो गया दीर्घ। तो लेखन में, हिंदी लेखन में तो कई बार किस शब्द को हम ह्रस्व लिखे, किस शब्द को हम दीर्घ लिखे, इस संभ्रम में छात्र पड़ जाते हैं। लेकिन आपको संभ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं। शब्दों के उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए। जिस शब्द का उच्चारण ह्रस्व मतलब कम समय लगते तो वह ह्रस्व रहेगा। अगर स्वर निर्मिति में ज्यादा समय लगेगा, दो मात्राएं लगेंगी, तो उसमें दीर्घ वो शब्द रहेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ह्रस्व दीर्घ को समझने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि हम शब्द लेंगे लड़की। यहाँ पर की शब्द दीर्घ है, लड़की। लेकिन अगर इस शब्द का वचन हम बदल देंगे जैसे लड़कियां, तो क्या परिवर्तन होते हैं देखिए। जब हम यह शब्द लिखेंगे या इसका उच्चारण हम करेंगे लड़कियां, तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण यहाँ का होता है और इसीलिए की का उच्चारण ह्रस्व हो गया, इसलिए उसमें छोटी ई वाली मात्रा लगेगी। लेकिन लड़की शब्द में की यह दीर्घ उच्चार हो गया, इसलिए दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो लेखन में गलतियां नहीं होगी। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। जैसे हम पहले देखा कि स्वर, उसके बाद में है व्यंजन। तो स्वर है 13 और कुल व्यंजन है 39। तो 39 व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि। तो इसमें क वर्ग में आएंगे 5 वर्ण या व्यंजन, जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ। तो इस प्रकार से कुल व्यंजनों का हम अध्ययन करेंगे और व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं स्वर की मदद से, ये भी हम देखेंगे। और इसी से व्यंजन और स्वर की सहायता से पूरी 12 खड़ी भी बनाई जा सकती है। व्यंजन किसे कहते हैं ये भी हम जान लेंगे। व्यंजन का जो उच्चारण होता है उसमें वायु का घर्षण होता है या वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और इसीलिए अलग अलग ध्वनियों की निर्मिति होती है। जैसे कि क वर्ग के व्यंजन आप देखिए क, ख, ग, घ, ग। या च वर्ग के च, छ, ज, झ। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि निर्माण होती है उसमें वायु में रुकावट होती है और इसीलिए अलग अलग ध्वनियों की निर्मित होती है। इन्हीं ही व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्वरों में हमने देखा कि स्वरों का उच्चारण करते समय वायु में इस प्रकार का कोई घर्षण नहीं होता या किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, इसलिए वो हो गए स्वर। और व्यंजन में ऐसी रुकावटें होती है जैसे कि र, ट, अलग अलग तरीके से ध्वनि निर्माण करते समय रुकावटें होती है। जैसे कि हमारे दांत है, जिह्वा है, ओठ है, इनके कारण ये घर्षण पैदा होता है और इसी से अलग अलग शब्द बनते हैं जिनको ही हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए स्वर और व्यंजन के उच्चारण कैसे करें हम देखें। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख,
ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखल, औ से औषध, अम से अंगूर, अह से आहार। अब व्यंजनों के उच्चार देखिए। क से कमल, ख से खरबूज, ग से गधा, घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जलियान, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठहरो, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से झंडा, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धन, न से नाक, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली, य से यान, र से राजा, ल से लड्डू, व से वक, श से शरबत, श से षटकोण, स से शतरंज, ह से हाथ, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। तो हिंदी वर्णमाला को आपने ठीक तरह से समझ लिया है, लेकिन इसका अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला को आप ठीक से लिखना आरंभ कीजिए। दूसरी बात है कि वर्णों के सही उच्चारण। अगर आप वर्णों के सही उच्चारण करेंगे तो आप ठीक तरह से बातचीत कर सकते हैं और लेखन भी आपका अच्छा होगा। अगर आप बोलने में गलती करते हैं तो आप लिखने में गलती जरूर करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्णमाला को ठीक तरह से लिखिए और उसको बार बार दोहराइए। और वर्णों से जो शब्द बनते हैं इनका भी अभ्यास आपको करना जरूरी है। जैसे अ से अमरूद, आ से आम, इस प्रकार से आपको शब्दों का अभ्यास करना है ताकि वर्णों का उच्चारण आपका सही हो। तो आज की इस वीडियो से हमने देखा हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के प्रकार कौन से हैं, स्वर और व्यंजन की निर्मिति किस प्रकार से होती है, ये उदाहरणों के जरिए हमने समझ लिया। आप इसका ठीक से अभ्यास करना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें।